Hello students, welcome to the FTR series of competition community, and in this FTR series with the subject of Indian economy I am with you Agaz Singh. This is the last video based on Indian economy subject, and in this video we are going to discuss MCQs based on balance of payment topic, poverty and unemployment topic, and we will end this video with the MCQ discussion based upon planning topic. So let's start with the first question, and first question in the screen says components of balance of payment are. This question is based upon balance of payment. Before coming to the answer, let us discuss what does these components of balance of payment actually means. But before, what is balance of payment? What do you mean by balance of payment? Balance of payment से आप क्या समझते हैं? क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. ध्यान से सुनिएगा. Balance of payment is a systematic record of all the economic transactions of any country with other countries in a specific period of time, and generally this specific period of time is financial year. एक financial year में किसी एक country का जो भी economic transaction हुआ है दूसरे countries के साथ में, उसके systematic record को ही balance of payment कहते हैं. किस तरीके का systematic record? What kind of systematic record this balance of payment shows? So let's discuss बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कंपोनेंट्स. बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो कंपोनेंट्स होंगे, इट इज डिवाइडेड इनटू टू अकाउंट्स. फर्स्ट इज करेंट अकाउंट एंड सेकंड पार्ट इज कैपिटल अकाउंट. करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, दो पार्ट में बैलेंस ऑफ पेमेंट बाइफर्केटेड होता है. And this current account is further classified or subcategorized into two parts, that is visibles and invisibles. Visibles can be further subclassified into export and import, and invisibles further subclassified into services, incomes and transfers. सब क्लासिफिकेशन है ये विजिबल्स कंपोनेंट एंड इनविजिबल्स कंपोनेंट के जो करंट अकाउंट के अंडर आते हैं. एंड कैपिटल अकाउंट इन द सेम वे सब क्लासिफाइड इनटू बोरोइंग्स, बैंकिंग कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट्स. सो ये सारे जो कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं, दिस आर द पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड दिस इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि ये इस सिस्टमैटिक तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट को प्रिपेयर किया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए. क्लियर? ओके, लेट्स मूव. इन करेंट अकाउंट यू आर सीइंग दिस विजिबल्स. विजिबल्स क्या है? इसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आप देख रहे होंगे. तो यहां पर विजिबल्स में गुड्स के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की बात होती है, या फिर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बेस्ड अपॉन गुड्स को ही हम विजिबल्स के अंदर रखते हैं. तो गुड्स विजिबल्स होते हैं, उसे आप देख सकते हैं, उसे आप छू सकते हैं, दे आर टेंजिबल, दे कैन बी सीन, तो उसे हम यहां पर रखेंगे. क्लियर? इनविजिबल्स में आपको ये तीन कंपोनेंट दिख रहे हैं. तो सर्विस सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा उसे यहां पर रखेंगे, क्योंकि इसे आप देख नहीं सकते, सर्विस को आप छू नहीं सकते, दे आर इनटेंजिबल. इनकम एंड ट्रांसफर, इनकम और ट्रांसफर ये दो और कंपोनेंट है इस इनविजिबल के अंदर. इन विजिबल कैटेगरी वी सी कंडीशन ऑफ डेफिसिट्स, एंड इन इनविजिबल कैटेगरी वी सी कंडीशन ऑफ सरप्लस. अब ये डेफिसिट और सरप्लस का क्या मतलब है, तो इसे हम समझ लेते हैं. लुक, अगर कोई एक कंट्री है, आप बैलेंस ऑफ पेमेंट बना रहे हैं, और अगर सम अमाउंट ऑफ मनी या कुछ मनी जो है कंट्री के अंदर इनफ्लो होता है, क्या होगा? वो इनफ्लो अगर हुआ तो एक कंट्री के पर्सपेक्टिव में वो पॉजिटिव साइन शो करेगा, और अगर कंट्री से मनी आउटफ्लो होता है, कंट्री से बाहर जाता है, तो कंट्री के लिए वो नेगेटिव में शो होगा, और उनका जो नेट वैल्यू आएगा वही इसका क्या होगा? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का बैलेंस होगा. For example, if inflow of 500 rupees and inflow of 300 rupees, then net value is plus 200 rupees, and this is balance of this economic transaction. This is net value of this economic transaction. और जब इस तरीके का कंडीशन आएगा, we say this is condition of surplus economic transaction.
इफ कंडीशन रिवर्सेस, अगर कंडीशन रिवर्स होगा, इफ इनफ्लो 300 का होगा और आउटफ्लो 500 का होगा, तो नेट वैल्यू ऑफ दिस economic transaction will be minus 200, and this condition is a condition of deficits. Clear? So what I have said in this image, in visible country we experience condition of deficits. Why? Because India import more than export. Clear? तो इंपोर्ट हुआ, इसका क्या मतलब होगा, गुड्स कंट्री के अंदर आएंगे जिसके बदले में मनी आउटफ्लो होगा कंट्री से, तो इंपोर्ट में हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव। इंपोर्ट में हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव। और एक्सपोर्ट में क्या होगा, गुड्स आपके कंट्री से बाहर जाएंगे और उसके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पर मनी इनफ्लो होगा आपके कंट्री में, तो एक्सपोर्ट पे आप लिखेंगे क्या, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे जो साइन दिख रहा है, व्हाट दिस साइन शोज दैट क्वांटिटी ऑफ दिस नेगेटिव वैल्यू is more than quantity of this positive value. In resultant, we get net value of negative, or you can say a condition of deficit. India is a net importer country. That's why India experienced deficit condition in visible category of current account. Clear? But in invisible condition is reversed, because in invisible we see surplus. Why? Because in service sector net value is in positive or in surplus, because जितनी सर्विस हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे कम सर्विस हम इंपोर्ट करते हैं। इफ एक्सपोर्ट ज्यादा होगा मतलब मनी का इनफ्लो ज्यादा होगा कंपैरेटिवली टू आउटफ्लो ऑफ मनी, दैट्स व्हाई वी गेट सरप्लस और पॉजिटिव वैल्यू इन सर्विस कैटेगरी ऑफ दिस इनविजिबल सेक्टर। इनकम, नेट वैल्यू इन इनकम इज इन डेफिसिट कंडीशन। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट होगा कंट्री में, इंडिया में फॉर एग्जांपल, जो इन्वेस्टमेंट होगा इंडिया में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होगा वो ज्यादा होगा कंपैरेटिवली टू इंडियन इन्वेस्टमेंट टू अदर कंट्रीज। तो अगर कंपैरेटिवली इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ ज्यादा है तो कंपैरेटिवली जो इनकम उस इन्वेस्टमेंट से आएगा वो भी ज्यादा होगा, मतलब कि इनकम में जो आउटफ्लो होगा वो ज्यादा होगा कंपैरेटिवली जो इन्वेस्टमेंट से हमारे अंदर क्या हुआ है, इनफ्लो हुआ है। तो यहां पर ये डेफिसिट की कंडीशन इसीलिए बनेगी। क्लियर? बट इन ट्रांसफर वी सी कंडीशन ऑफ सरप्लस। और ये ऐसा क्यों, ट्रांसफर के अंदर रेमिटेंसेस होते हैं। अगर कोई हमारा सिटीजन है, हमारी कंट्री का सिटीजन है और फॉरेन में जाकर काम करता है, वर्क करता है, और उसको जो भी इनकम होती है वो हमारे कंट्री में अगर वो बेचता है तो वो हमारी कंट्री के पर्सपेक्टिव में रेमिटेंसेस हैं। सो एमिग्रेशन of Indian citizen is more than immigration of foreign citizen. That's why remittances which we receive is more than remittances which goes out of our country. That's why in remittances or in transfer category we see surplus amount of money. Clear? In borrowing we see positive surplus because we are a net borrower country. We borrow more money comparatively to we lend money. In banking capital we also see this surplus condition, and investment like FDI and FII is more comparatively to investment which we do in other countries. That's why in investment too we experience this surplus condition. So on the basis of this condition I want to explain other concepts like current account deficit. Current account deficit क्या होता है? Look, if visible have money amount और deficit amount of -100 और visible में ये दिखता है +80, तो करंट अकाउंट पे जो नेट वैल्यू आएगा ड्यू टू दिस बैलेंस ऑफ इनविजिबल एंड विजिबल दैट इज -20. क्लियर? So this is current account deficit. In current account we are experiencing this negative value, this deficit condition. That's why we say generally India experience a condition of current account deficit in external sector or in external economic transaction. Clear? So according to this information, right answer of this question will be, look, visible trade comes under balance of payment. This is also component of balance of payment, and this debt which we have seen as borrowing in capital account is also a component of balance of payment. That's why right answer of this question is option D, that is all of the above. Clear? Okay, let's move to the next question. This question says
both foreign direct investment and institutional foreign investment, which is also known as FII, are related to foreign investment in a country. Which of the following statement best expresses an important distinction between the two? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफआईआई, दोनों फॉरेन इन्वेस्टमेंट है किसी एक कंट्री के लिए। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है या ऐसा स्टेटमेंट है जो इन दोनों के बीच में, इन बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के बीच में क्लियर कट डिस्टिंक्शन एस्टेब्लिश करता है। क्लियर? बट बिफोर कमिंग टू द आंसर, what does this FDI and FII mean? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर पर हम आएंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर कोई फॉरेन कंपनी डायरेक्टली इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करती है, डायरेक्टली का मतलब क्या होगा कि वो कंपनी आएगी, इंडिया में रजिस्टर करेगी, लैंड लेगी, यहां पर अपने आउटलेट लगाएगी, अपनी इंडस्ट्री डालेगी और प्रोडक्शन करेगी। फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज फॉरेन कंपनी है, ये कंपनी आई, यहाँ पर इन्होंने परमिशन लिया गवर्नमेंट से और फिर उसके बाद यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, उनके आउटलेट्स हैं हर जगह, आप देखते होंगे जहां पर आप पिज्जा वगैरह खाते रहते हैं। क्लियर है? ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल है। वॉलमार्ट को भी आप इसी तरीके से ले सकते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक तरीके का ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इसमें जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे वो डायरेक्टली, या फॉरेन जो कंपनी होगी वो डायरेक्टली इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, ऑलरेडी स्टेब्लिश किसी इंस्टीट्यूशन में ये इन्वेस्ट करेंगे, लाइक किसी ऑलरेडी स्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन या कंपनी के शेयर को परचेज करेगी। अगर कोई फॉरेनर है और वो रिलायंस कंपनी के शेयर को खरीदता है तो वो भी एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही हुआ, बट वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। क्लियर है? तो ये मेजर डिस्टिंक्शन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के बीच। अब यहां पर हम अलग अलग स्टेटमेंट पर नजर डालते हैं, देखते हैं क्या क्या कहता है। FII helps in better management skills and technology transfer, whereas FDI brings only capital. This statement is wrong because जब आप FDI देख रहे हो तो वहां पर कंपनी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उनका अपना एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी लंबे समय के लिए है, फॉर लॉन्ग टर्म है। तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट अगर किया गया है तो उसके लिए एक्सपेक्टेशन है कि कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हो, कुछ बेनिफिट भी हो और लंबे समय तक ये सस्टेन कर ले जाए। तो लंबे समय तक सस्टेनेबिलिटी तभी इंश्योर हो सकती है जब लंबे समय तक प्रॉफिट का इंश्योरिटी हो, और इस वजह से ये जो कंपनी होगी कोशिश करेगी कि अपने कंट्रीज के टेक्नोलॉजी को लेकर आए या फिर स्किल मैनेजमेंट को लेकर आए, जिसकी वजह से उन्हें वहां बेनिफिट हुआ था और उसी वजह से यहां पर भी बेनिफिट उन्हें हो। तो FDI इंश्योर करेगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और बेटर मैनेजमेंट स्किल, बट FII के साथ ऐसा नहीं है। FII एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जब उसने देखा कि इंडियन मार्केट जो है वो अभी काफी जंप कर रहा है और यहां पर किसी शेयर को अगर खरीदा जाएगा, कुछ शेयर अगर परचेज किया जाएगा, कुछ सिक्योरिटीज या इक्विटीज अगर ली जाएगी तो कुछ टाइम पीरियड के लिए यहां पर बेनिफिट मिल सकता है। तो इसलिए यहां पर आए हैं, उनको मैनेजमेंट से कुछ लेना देना नहीं है और ना ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से कुछ लेना देना है। प्रॉफिट मिलेगा तो वो रुकेंगे, प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो अपने मनी को फिर से विड्रॉ करेंगे और किसी और कंपनी के शेयर्स में जाकर इन्वेस्ट कर देंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट छोड़ देते हैं, थर्ड स्टेटमेंट पर आते हैं। FDI operates only in secondary market while FII targeting primary market। और ये भी क्या हो गया, स्टेटमेंट सही तो है बट ये क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है। चलिए डी पर आते हैं। FII is considered more permanent than FDI। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब आप देख ही रहे होंगे कि FDI is considered more permanent way of investment because in foreign direct investment there is a direct involvement of foreign company and then want to sustain their company for long term period. So if you want to see permanency in any kind of investment, you will see more permanency in FDI comparatively to FII. Clear? So this statement is also incorrect. Second statement says FII helps in increasing capital availability at a broader level, whereas FDI aims to be limited to specific areas only। specific areas में FDI limited होंगे but FII broader level पर capital available कराते हैं। This statement is absolutely correct। Look, अगर FDI कोई करता है तो उस सेक्टर पर ही करेगा जिस सेक्टर पर
डिमांड ज्यादा है, रोलिंग ज्यादा है। जैसे कि फूड इंडस्ट्री, तो फूड इंडस्ट्री की डिमांड इंडिया में लगातार इंक्रीज हो रही है, तो कोई भी अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा तो फूड सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट करना उसके प्रायोरिटी लिस्ट में काफी ऊपर होगा। तो कुछ पर्टिकुलर एरिया जहां पर डिमांड काफी ज्यादा है उस एरिया पर ही एफडीआई का फोकस ज्यादा होगा। बट एफआईआई पर अगर हम बात करें तो एफआईआई मल्टीपल एरिया पर या मल्टीपल एरिया पर बेस्ड इंडस्ट्रीज पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपिटल अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि शेयर अगर किसी कंपनी का एफआईआई के थ्रू कोई फॉरेनर्स खरीदता है तो जाहिर सी बात है उस कंपनी को कैपिटल अवेलेबल ही करा रहा है। क्लियर है? तो सेकेंड स्टेटमेंट which says कि FII helps in increasing capital availability at broader level, this is absolutely correct in terms of FII, and whereas FDI aims to be limited to specific areas only, this is also absolutely correct regarding FDI or foreign direct investment. Clear? So right answer of this question is option B. Next question says, in the last decade, how many of the following areas in India have attracted the most direct investment inflows? And right answer of this question is service sector. Okay, let's move to the next question. Cumulative FDI of India, which country has the highest share of inflows? FDI जब से ज्यादा cumulative वे में किस कंट्री से आया इंडिया में? Right answer of this question is Singapore, that is option A. Clear? So we are moving to next topic of this video, that is poverty and unemployment, and first question is based upon disguised unemployment, and this is very important question because many times this question related to disguised unemployment has been asked in many exam, many one-day exam and many civil services examinations. Clear? So disguised unemployment generally means 4 options given here, and we have to choose that appropriate option which actually defines or which correctly defines disguised unemployment. Look, in unemployment topic you have to study different types of unemployment. What are the measurements of unemployment and what are the scheme has been launched or operational right now regarding this unemployment, or to remove this unemployment or to give more employment in country. Clear? So what is disguised unemployment? Disguised unemployment. Let us discuss disguised unemployment. Suppose this is a part of land and maximum productivity of this land would be 100 unit. 100 unit. And this maximum productivity can be obtained if 5% involved in work, या ये जो 5 लोग हैं इनकी वजह से अगर ये वर्क करेंगे यहाँ पर, ये वर्क फोर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे तो मैक्सिमम जो प्रोडक्टिविटी निकलेगी इस लैंड से 100 यूनिट निकलेगी। क्लियर? और ये लैंड ये प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, तो प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हाट? तो प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। बट होता क्या है इन इंडिया केस, 5 लोगों की जगह यहाँ पर 50% इन्वॉल्व है। क्लियर? सो 50% इन्वॉल्व होने से क्या ये 100 यूनिट की जो प्रोडक्टिविटी है ये क्या बढ़ेगी? नहीं, एब्सोल्युटली नो। Why? Because maximum productivity of this land is of 100 unit. It means that this extra 45% are not going to alter or change or put any effect in the production of this land. इन 45% के प्रेजेंस से या अब्सेंस से प्रोडक्शन पर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो ये 45% लोग दिखेंगे जरूर कि ये एम्प्लॉयमेंट में है, कुछ प्रोडक्शन में है, प्रोडक्टिविटी में है, बट इनकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं, या फिर प्रोडक्शन जो होगा वो जीरो होगा। तो इन 45% की क्वांटिटी को ही कहा जाता है कि ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल है, या फिर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें आप ये देख रहे होंगे ऑप्शन सी, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। Okay, let's move to the next question. According to the report of which committee in poverty estimation, the monthly per capita expenditure in rural India is less than 816 rupees and in urban area
less than 1000 rupees. Right answer of this question is Tendulkar Committee. What is poverty line? Poverty line क्या होता है? एक ऐसी लाइन बनाई जाएगी, क्लियर है, जिसके नीचे रिसाइड करने वाले लोग जो होंगे, पीपल रिसाइडिंग दिस बिलो दिस पॉवर्टी लाइन will be considered as people of below poverty line, और इस लाइन के ऊपर जो लोग रहेंगे they will be considered as above poverty line. Clear? So people living this in this below poverty line region are actually beneficiaries. क्लियर? वो बेनिफिशरीज होंगे, इनको गवर्नमेंट की तरफ से काफी सपोर्ट मिलेगा, काफी स्कीम्स इनके लिए चलाई जाएगी. क्यों? क्योंकि ये इस कंडीशन पर हैं जहां पर ये अपनी बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए कैपेबल नहीं है. अब बात ये आती है कि ये कैसे पता चला कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन पर रहेंगे, वो बेसिक नीड क्या है, तो उस बेसिक नीड को ड्रॉ करते हुए एक पॉवर्टी लाइन खींच दी गई. क्लियर है? तेंदुलकर कमेटी ने क्या कहा कि अगर कोई एक पर्सन जो है वो रूरल एरिया में रहता है और मंथली उसका एक्सपेंडिचर 816 रुपीज से कम है, और अगर डेली की हम बात करें तो लेस देन 27 रुपीज से कम है, तो वो पॉवर्टी लाइन या फिर पुअर कहलाएगा. क्लियर है? और अगर कोई एक पर्सन अर्बन एरिया में रहता है और वो 1000 रुपीज से कम खर्च कर पाता है पूरे मंथ में, तो वो पुअर कहलाएगा. और अगर आप इसे एक दिन में कहें तो ये होगा 33 रुपीज. तो इस तरीके के क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, ये मंथली एक्सपेंडिचर के बेस में भी और डेली एक्सपेंडिचर के बेस में भी, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज तेंदुलकर कमेटी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन is also based upon some kind of poverty estimation, but this question is based upon poverty estimation by Planning Commission. Last question was based upon Tendulkar Committee, and this question is based upon Planning Commission's estimation of poverty in India. Clear? So question says, according to the poverty assessment by Planning Commission, the number of people consuming less food per day in rural and urban areas would be considered below poverty line, and right answer of this question is 2400 and 2100 calories. जिस तरह से तेंदुलकर कमेटी ने मंथली एक्सपेंडिचर को बेस लिया, प्लानिंग कमीशन ने कैलोरी इनटेक को बेस लिया पॉवर्टी लाइन के एस्टिमेशन के लिए. और इनका क्या कहना था, इनका इस कमेटी का क्या कहना था कि अगर कोई रूरल एरिया में रहता है और डेली 2400 कैलोरीज से कम इनटेक कर पाता है, देन दिस मैन और देयर पीपल will be considered as poor. और अर्बन एरिया में रहता है और 2100 कैलोरी से कम इनटेक करता है, तो वो भी पुअर कहलाएगा. सो इन तेंदुलकर कमेटी, बेस ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन वाज बेस्ड अपॉन मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, एंड बट प्लानिंग कमीशंस पॉवर्टी एस्टिमेशन इज बेस्ड अपॉन कैलोरी इनटेक. लेट्स डिस्कस रंगराजन कमिटीज रिपोर्ट टू हियर. रंगराजन कमेटी ने पॉवर्टी लाइन के लिए क्या एस्टिमेशन किया कि अगर रूरल एरिया में रहता है कोई और 32 रुपीज पर डे की बात हो रही है. जब हम तेंदुलकर कमेटी देखते हैं तो पर डे कितना था रूरल एरिया का, 27 रुपीज, और अर्बन एरिया का कितना था, 33 रुपीज. बट इन रंगराजन कमेटी रूरल एरिया में रहता है और पर डे 32 रुपीज से कम खर्च करता है, तो वो पुअर कहलाएगा. और अर्बन एरिया में रहता है और 47 रुपीज से कम खर्च करता है, तो वो पुअर कहलाएगा अकॉर्डिंग टू रंगराजन कमेटी. तो तेंदुलकर कमेटी, प्लानिंग कमीशंस estimation of poverty, and Rangarajan's committee's report and Lakadwala committee's report on poverty estimation is very important for prelims perspective. Okay, next question is based upon Indian planning system. What is the main objective of 12th 5-year plan? Faster, sustainable and more inclusive growth. Clear? Planning से किस तरह से क्वेश्चन आएंगे? What type of question can be asked to this topic? Look, first of all, question will be asked based upon duration. Question can be asked upon timelines of 5-year plans. Question can be asked upon models on which different 5-year plans were based, and question can be asked
to upon objectives of different 5-year plans. Clear? So let's move to the next question, and next question says the second 5-year plan was based on which model? Then Mahalanobis model. And in second 5-year plan we have seen a faster development of industries in India, which is based upon Mahalanobis model. Okay, so in this video we are going to discuss only this much of question. काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं ऑलरेडी वीडियो में, इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। इतने सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस को अगर आप देख चुके होंगे, उसे बार बार अगर आप रिवाइज कर रहे होंगे तो पूरा पर्टिकुलर टॉपिक ही आपका रिवाइज हो चुका होगा। एंड आई होप यू गाइज विल डू वेरी वेल इन योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स। थैंक यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।